मित्र नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आगामी 13 फरवरी को छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित है। आप सबकी तैयारी निश्चित रूप से आखिरी चरण मतलब फिनिशिंग स्टेज में होगी। अभी हाल के दिनों में कई अभ्यर्थियों ने मुझसे व्हाट्सएप पर, फ़ोन कर, मेल के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से यह सवाल पूछे कि आखिरी 10 दिनों में या आखिरी के दिनों में हमारी क्या रणनीति पीएससी परीक्षा के लिए होनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में यह प्रयास किया है कि आपके आखिरी के 10 दिनों में हम कैसे तैयारी करें उस परीक्षा की, या हम कैसे रिवीजन करें और क्या क्या अन्य तैयारियां रखें जिससे हम तनाव मुक्त हो करके छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा दिला सकें और उसमें एक बेहतर स्कोर अर्जित कर सफलता प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि साल भर करीब करीब हमने तैयारी की है, अब आखिरी के दिनों में हम किन विषयों को सबसे पहले पढ़ें। तो मेरे विचार से तो यह है कि जिन विषयों में आपकी पारंगता है उन विषयों को पहले रिवाइज कर लें और उसे छोड़ दें। अर्थात इसका मतलब यह है कि साल भर जिन विषयों की आपने बेहतर तैयारी की है या आपको ऐसा लगता है कि इन विषयों में मेरी बेहतर दक्षता है अन्य विषयों के मुकाबले और इसमें मैं ज़्यादा अच्छे से इसको याद कर पाया हूँ, तो उन विषयों को एक बार रिवाइज कर लें लगातार अच्छे तरीके से या सरसरी निगाह के बतौर, जैसे आपके पास समय बचता है उस हिसाब से, और उसके पश्चात उन विषयों को अलग कर दें। जैसे जैसे परीक्षा के दिन नज़दीक आते चले जाएंगे तो सन, तिथि या कुछ ऐसे घटनाक्रम वाले विषयों को आप रिवीजन करें या उस पर ध्यान देने की कोशिश करें या उसे दोहराने की कोशिश करें जिनके लिए आपके मेमोरी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप देखेंगे इतिहास के सवालों में अभी कुछ ही दिनों में और आजकल लगातार हर हफ्ते करीब करीब पीएससी या व्यापम की परीक्षाएं आयोजित हो रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि इतिहास के सवाल या भूगोल के ऐसे सवाल आ रहे हैं जो तथ्यात्मक हैं या जिसमें घटनाक्रम का विवरण है या जिसमें तिथि या सन पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों के लिए या ऐसे विषयों को अपने को पढ़ने के लिए परीक्षा के आखिरी दिनों में एक बार बेहतर तरीके से रिवीजन या दोहराव की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसलिए आप उसे दोहरा लें ताकि परीक्षा के दिन उन तिथियों में या उस घटनाक्रम के दिनांकों में आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो और आप उसका बेहतर तरीके से उस सवाल का जवाब दे पाएं और उसमें बेहतर तरीके से एक स्कोर अर्जित कर सकें। तो बेहतर होगा इतिहास और भूगोल को आखिरी दिनों में रिवाइज जरूर कर लें। मेरी एक और सलाह होती है कि अभी आप नए पुस्तक या स्टडी मटेरियल का सहारा कतई न लें। अभी पुस्तक दुकान जा कर के नई सामग्री को देखने का प्रयास न करें। प्रकाशन की दुनिया है, लगातार नई नई पुस्तकें आते रहती हैं, तो अब यह प्रयास कतई ना करें कि हम कुछ नया याद करने की कोशिश करें या आपको ऐसा लगता है कि इस तथ्य को हम भूल गए हैं और इसको मेरे को याद करना चाहिए, तो ये समय अब उस चीज़ का नहीं रहा कि हम किसी नए चीज़ को पढ़ सकें। बेहतर होगा कि जो आप पढ़े हुए हैं उसी का रिवीजन करें, उसी का दोहराव करें और एकदम से रिलैक्स रहें। तो कुल मिलाकर के कुल जमा बात यह हुई कि पुस्तक दुकान जा कर के नई सामग्री खरीद कर पढ़ना बंद कर दें। अब आता है कि दोस्तों से फ़ोन पर बातचीत करें या ना करें। दोस्तों से आप फ़ोन पर लगातार बात करिए, जैसे आपकी रूटीन रही होगी या आपके क्लोज कोई मित्र होंगे उसको आप फ़ोन लगाते होंगे तो आप लगाते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना तनाव, अपने पढ़ाई का तनाव दोस्त को ना दें और उसके पढ़ाई का तनाव खुद पर ना लें। कहने का मतलब यह है कि आप दोस्त से किसी भी नए टॉपिक पर स्टडी के लिए या स्टडी करने वाले अंदाज में बात कतई ना करें। सब उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि मान लेते हैं आपके दोस्त ने किसी एक नए तथ्य को आपके सामने रख दिया और आपको लगने लगेगा कि इस तथ्य के बारे में या इस चैप्टर के बारे में मेरी तैयारी नहीं है और आप अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि दोस्तों से अगर फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से नए तथ्यों के बारे में बात ना करें। हाँ, आप अपने परीक्षा की तैयारी के संबंध में ज़रूर बात कर सकते हैं, है ना। किसी भी पॉइंट पर तैयारी के संबंध में बात ना करें। सोशल मीडिया से दूर रहें या ना रहें, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सोशल मीडिया मनोरंजन का एक साधन के रूप में अगर आप ले रहे हैं तो जैसे आप रूटीन में हैं, जैसे आप देखते रहे होंगे, अगर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जो भी समय आप देते रहे होंगे सोशल मीडिया का, उसमें बिल्कुल लगातार देते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अगर आप प्रतिदिन खेलने के लिए जाते रहे हों, जैसे बैडमिंटन या कुछ अन्य खेल
अगर आप खेलते रहे हों या स्विमिंग करने जाते रहे हों, तो मेरा सलाह यही रहेगा कि कुछ दिनों के लिए इसे ब्रेक कर दें, क्योंकि इन जगहों पर कभी कभी दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है और वर्तमान में कोरोना का संक्रमण भी चल ही रहा है। तो इन सब से बचने के लिए बेहतर होगा कि हम घर पर ही रहें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, किसी भी प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त होने से बचे रहें। अब शरीर के स्वास्थ्य के लिए अगर आप लगातार खेल के शौकीन हैं और आपका शरीर उस हिसाब से फिजिकल मांगता है, तो बेहतर होगा घर पर अपने या घर के बाहर की गलियों में आप घूम सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, हल्की रनिंग भी कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, कई अभ्यर्थियों को, कि परीक्षा के आखिरी दिनों में घर के लोगों से बातचीत करना या मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देते हैं। यह भी एक गलत तरीका है। आप बिल्कुल घर के सदस्यों से मिलिए, सामान्य वातावरण में बात करिए, अपना सामान्य व्यवहार जैसे अब तक चले आ रहा है उसको बनाए रखिए। एकांतवासी होने से आपका ही तनाव बढ़ेगा और मूड स्विंग, इसको चिकित्सा भाषा में मूड स्विंग कहते हैं, मतलब आपका दिमाग दूसरी दिशा में जाना चालू कर देगा, तो मूड स्विंग होने का खतरा बना रहता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप एकांतवासी होने से बचें। एक और महत्वपूर्ण बात होती है, अपना प्रवेश पत्र समय से पहले डाउनलोड कर लें और अपने पास सुरक्षित रख लें, उसकी 2 कॉपी, और जो भी स्टेशनरी आइटम आपको परीक्षा के हाल में लगने हैं वो अभी से तैयार कर लें। कोई परिचय पत्र, मसलन आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता परिचय पत्र अपने साथ जरूर रखें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र में उनका नाम सही नहीं लिखा है, वो अपने 10वीं कक्षा की मार्कशीट का ओरिजिनल या सत्यापित छाया प्रति जरूर रखें। हो सकता है तो एक हलफनामा भी बनवा लें। प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लें। अपने सेंटर के बारे में जानकारी ले लें। आपने देखा होगा कि अभी कुछ परीक्षाएं जो आयोजित हुई थी उसमें सेंटर में कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई थी, जिसके कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो गए थे या फिर लेट पहुंचे थे। तो मेरी यही सलाह रहती है कि अगर आपके शहर में ही सेंटर है और उस सेंटर से आप कई दिनों से भली भांति परिचित हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा सेंटर जिसका नाम आपके कान में पहली बार पड़ा है तो उसे परीक्षा के पहले दिन देख लेना बेहतर होता है, जिससे अनावश्यक भागा दौड़ी नहीं होती। और ऐसे अभ्यर्थी जो सुदूर निवासरत हैं और उनको परीक्षा दिलाने अपने जिले में जाना पड़ता है, उनको मेरी बेहतर सलाह यही होगी कि आप पहले दिन ही यात्रा कर अपने रुकने की व्यवस्था किसी होटल में या अपने किसी जान पहचान या रिश्तेदारी में कर लें। रात भर की यात्रा और सुबह आपका परीक्षा दिलाना थोड़ा सा तनाव भरा और तकलीफ दे हो सकता है और आप परीक्षा में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सुदूर अभ्यर्थी तो अपना परीक्षा सेंटर पहले दिन ही बिल्कुल देख करके संतुष्ट हो लें। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल होते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं। आप अपने बच्चों की देखभाल और उनके फीडिंग की व्यवस्था पहले से ही कर लें, नहीं तो परीक्षा हाल में आपका ध्यान बच्चे की ओर रहेगा और आप बेहतर स्कोर कतई नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं खान पान पर। इन दिनों में खान पान कैसा हो, तो मेरी यही सलाह होती है कि आप रात भर अगर पढ़ रहे हैं तो ज़बरदस्ती का चाय या कॉफ़ी या किसी भी प्रकार के व्यसन का सहारा बिल्कुल ना लें। जैसे आपकी रूटीन चल रही है खान पान में, वही रूटीन इन दिनों में भी बनाए रखें। हो सकता है कि आप ज़्यादा तनाव के कारण किसी किसी को ज़्यादा खाने की इच्छा होती है और किसी किसी को भूख नहीं लगती, इसको आप बिल्कुल मेंटेन रखिए। संतुलित आहार दोनों टाइम लें, सुबह का भोजन और रात्रि का भोजन हल्का लें तो बेहतर होगा। फल फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फलों से हमको बचना चाहिए जिससे आपको एलर्जी हो, नहीं तो परीक्षा के दिनों में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप परीक्षा अच्छे से नहीं दिला पाएंगे। आप देखे ही होंगे कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि हमें भोजन से मिलती है। तो आप इन दिनों प्रयास करें कि बेहतर संतुलित आहार लेते रहें, जिससे हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती रहे और हमारा दिमाग संतुलित अवस्था में रहे और हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। कई लोगों ने मुझसे यह सवाल पूछा कि अब समाचार पत्र पढ़ें या नहीं पढ़ें। अब ये कुछ ऐसे, जब यह वीडियो आप तक पहुंचेगा तो एक ऐसे समय में पहुंचेगा उस समय की समसामयिकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, उसके पहले तक की ही समसामयिकी जनरली परीक्षा में पूछी जाएगी। तो समाचार पत्र पढ़ने की आदत तो है आपकी, तो इसे आप रेगुलर पढ़ते रहें, लेकिन इतना तनाव भरा समाचार पत्र पढ़ना का अंदाज बिल्कुल न रखें। उस समसामयिकी का उस प्रश्न पत्र से या परीक्षा से खास लेना देना नहीं होगा। आप जानकारियों के लिए या सामान्य तौर पर समाचार पत्र पढ़ सकते हैं।
कुछ दवाइयाँ आपको घर पर रखना चाहिए। आप देख ही रहे हैं कोविड का संक्रमण चल रहा है बहुत दिनों से, अभी भी कोविड की तीसरी लहर से पूरा देश गुजर रहा है। तो ऐसे समय में कुछ दवाइयाँ जो आप जानते ही हैं सारे के नाम, वो अपने साथ रखें ताकि अनावश्यक रूप से आपकी सेहत न बिगड़ पाए। अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो शरीर उसको जल्दी से ठीक कर ले। कोविड प्रोटोकॉल का पालन अपने घर पर भी करते रहिए और परीक्षा हाल में भी करना है अपने को, ताकि आप अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और दूसरे के भी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। अधिकांश लोग इन परीक्षा के आखिरी दिनों में थोड़ा सा भाग्य और अध्यात्म का सहारा लेते हैं। लोग मंदिरों की ओर रुख कर लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी भक्ति भी जरूरी है। तनाव कम होता है, मन को शांति मिलती है और आत्मविश्वास प्रबल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लगातार श्रद्धा भक्ति में ही डूबे रहें। कर्म महत्वपूर्ण है, कर्म प्रधान व्यक्ति को होना चाहिए, आस्था अपनी जगह है। एक बहुत बड़ी समस्या आती है नींद की। अधिकांश अभ्यर्थी या छात्र छात्राएं परीक्षा के, पीएससी परीक्षा एक बड़ा एग्जाम होता है, साल भर बच्चे तैयारी करते हैं, अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें नींद नहीं आती है, रात रात भर जगते रहते हैं। इसका सीधा सा असर परीक्षा हाल पर दिखाई देता है। तो बेहतर होगा कि नींद जैसा आप लेते हैं वैसा ही नींद बेहतर लें। लेकिन मेरी यही सलाह होगी कि परीक्षा के एक दिन पहले बिल्कुल भरपूर नींद लें और भरपूर नींद के बाद सुबह उठने के बाद ही आप परीक्षा हाल में जाएं, तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। परीक्षा की पहली रात्रि हो सके तो पढ़ना बंद कर दें या हल्का रिवीजन करें और बेहतर तरीके से रिलैक्स होकर के आप अपनी नींद ले सकते हैं। मैंने कई अभ्यर्थियों को देखा है देर रात्रि तक पढ़ते हैं और परीक्षा के पहले दिन अचानक से उठते हैं सो करके और बड़े हड़बड़ी में नहाते हैं। कोई नहाता भी नहीं है, बिना स्नान के ही परीक्षा हाल की ओर चले जाते हैं। ऐसा कतई न करें। निर्धारित समय पर उठ जाएं, अपने दैनिक दिनचर्या से निर्वृत्त हो जाएं, उसके पश्चात ही परीक्षा दिलाएं, ताकि मन फ्रेश रहता है और दिमाग और मन का एक संतुलन हमारे शरीर में बना रहता है, जिससे आप बेहतर स्कोर अर्जित कर पाएंगे। परीक्षा की सुबह हल्का नाश्ता आप जरूर कर लें। 2 पालियों के अंतराल में हल्के भोजन की व्यवस्था हो तो बेहतर होगा। इससे दिमाग आपका कार्यशील रहेगा। कई अभ्यर्थी यह करते हैं कि परीक्षा के पहले नाश्ता वगैरह भी बिल्कुल नहीं करते, या कुछ ऐसे रहते हैं जो ठूस ठूस कर खा लेते हैं। दोनों तरीके गलत हैं। परीक्षा की सुबह आप हल्का नाश्ता और चाय जरूर लें। 2 पालियों के अंतराल में हल्के भोजन की अगर व्यवस्था हो पाए तो बेहतर होगा। इससे दिमाग आपका कार्यशील रहेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। परीक्षा की पहली पाली समाप्त होने के बाद, परीक्षा हाल से बाहर निकलने के बाद उस प्रश्न पत्र पर बिल्कुल ध्यान न दें। अधिकांश की आदत होती है कि परीक्षा की पहली पाली जैसे ही संपन्न होती है, बाहर निकलते हैं तो हमने क्या सही किया और क्या गलत किया पर आपसी दोस्तों के बीच या मोबाइल में नेट के माध्यम से या अन्य पुस्तकों के माध्यम से चेक करने की कोशिश करते हैं कि मैंने कितना गलत किया और कितना सही किया है। मेरे हिसाब से यह वक्त सही नहीं है आपके जांचने के लिए स्वयं को कि मैंने क्या सही किया है और क्या नहीं किया है। इसका बुरा असर आपके दूसरी पाली के परीक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए आप प्रयास करें कि उस प्रश्न पत्र को आप हटा ही दें, उस पर बिल्कुल विचार न करें। आप अगले पाली के लिए बेहतर रूप से तरोताजा हो जाएं और अगले पाली की परीक्षा दिलाने के लिए तैयार रहें। परीक्षा हाल में परीक्षा के निर्देशों का पालन करें। हाल में प्रवेश करते ही चेक कर लें कि आपको जिस टेबल मिला हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ टेबल जो मिला हुआ है, वो हिल डुल तो नहीं रहा है। ऐसा होने पर परीक्षा से संपर्क कर बदलने का अनुरोध करें, नहीं तो अन्यथा आप अपने समय पर बेवजह परेशान होते रहेंगे। यह बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। एक खास बात और होती है कि जब हम परीक्षा हाल में सवाल हल करते होते हैं तो हमारा कभी कभी ध्यान दूसरे अभ्यर्थियों पर भी चला जाता है जो बड़ी तेज़ी से सवाल हल करते रहते हैं। तो बड़ी तेज़ी से जब दूसरों को हम देखते हैं सवाल हल करते, तो हमें ख्याल आता है कि मैं बहुत स्लो गति से सवाल हल कर रहा हूँ। ऐसा कतई नहीं है। आप दूसरों को देख करके उसकी कल्पना यह मत कर लीजिए कि वो बहुत तेज़ी के साथ बहुत सही तरीके से सवाल हल कर रहा है। आपका जो गति है और आपकी जैसी सोच है और आपकी जैसी तैयारी है, उस हिसाब से आप अपने पैटर्न पर सवालों को हल करते चले जाइए। उत्तर पुस्तिका में सावधानी से वांछित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न पत्र मिलते ही चाहे तो उसे एक बार पढ़ लें, पलट कर देखें, फिर क्रमानुसार सारे सवालों के जवाब देते चले जाएं। पहले आप उन सवालों के जवाब दें जो आपको बेहतर तरीके से आता हो। उसके पश्चात उन सवालों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिनसे थोड़ा सा आपको जूझना है। यह दूसरा राउंड है। इसके पश्चात तीसरे राउंड में आप उन सवालों को हल कर सकते हैं या उन सवालों को हल करने की कोशिश कर सकते हैं जिनका उत्तर आप एकदम से श्योर नहीं हैं। लेकिन माइनस मार्किंग के चलते ऐसे सवालों को हल करने से बचें जो आपसे नहीं बनते हों या जिनके संबंध में आपको रत्ती भर भी जानकारी ना हो। एक खास बात और
हिंदी भाषा के अभ्यर्थी भी थोड़ा ना समझ आ रहे सवालों के लिए उसका अंग्रेजी वर्जन देख लें। कई बार अंग्रेजी वर्जन से सवालों को समझने और उत्तर देने में आसानी होती है। तो कोई ऐसे सवाल जिसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न है या समझ में नहीं आ पा रहा है, उस सवाल के लिए आप अंग्रेजी वर्जन का भी मदद ले सकते हैं। इससे आपको सवालों को समझने में और उत्तर देने में आसानी होगी। मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक पर बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से सारे बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें से एक सेक्शन आपके परीक्षा हाल का है, एक सेक्शन आपके आखिरी 10 दिनों की रणनीति है और एक सेक्शन आपका शरीर और आपके स्वास्थ्य के ऊपर है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर सफलता अर्जित कर सकते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।